जय हिंद दोस्तों, मैं देव सिंह आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल देव जी पाठशाला में। दोस्तों, आज की जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम बात करेंगे, ये दोनों एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे नानटेक का कोई भी एग्जाम हो या टेक्निकल का कोई भी एग्जाम हो, जैसे जेई हो गया या पीएसयू के थ्रू जितनी भी आती है, एसएससी जी, जितनी भी एग्जाम है वनडे एग्जाम, जिसमें चाहे टेक्निकल हुआ चाहे नानटेक हुआ, उस एग्जाम में इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो गाइस, आज हम बात करेंगे बर्नौली थ्योरम के बारे में। बर्नौली थ्योरम होता क्या है? दरअसल ये बहुत फैमिलियर, ये बहुत प्रैक्टिकल थ्योरम है जो हर इंसान अपने दैनिक जीवन में देखता है, लेकिन बस उसको एनालिसिस नहीं कर पाता कि इसको रिलेट नहीं कर पाता कि क्या ये बर्नौली थ्योरम से रिलेट करता है। तो गाइस, जो बर्नौली थ्योरम है, इसको डेराइव किया था, इसको खोजा था डेनियल बर्नौली ने, जिनके नाम पे ही ये बर्नौली थ्योरम रखा गया। उनका नाम ही था डेनियल बर्नौली। ये 1738 में इसकी खोज की गई थी। जो थ्योरम है वो उनके नाम पे ही रखा गया। अब जो इसका समीकरण है वो लियोनार्ड यूलर ने खोजा था 1752 में। अब गाइस, ये थ्योरी क्या बताती है, इसका नियम क्या है? वो कहता है, जब कोई आदर्श द्रव किसी असमान, जब कोई आदर्श द्रव, मान लो ये कोई, जब कोई आदर्श द्रव किसी अनुप्रस्थ काट वाली नली में धारा रेखी प्रवाह में बहता, तो उसके एकांक आयतन की कुल ऊर्जा का बीजीय योग नियत रहता है। तो ये नियम इतना हाई नियम था कि इसके से मतलब पल्ले नहीं पड़ रहा था, उड़ जा रहा था, बाउंस कर जा रहा था कि ये नियम कहना क्या चाह रहा था। लेकिन इस नियम का एक सीधा वो था कंक्लूजन। ये एक नियम बताता था स्पीड के बारे में भी हम बताएंगे, और प्रेशर के बारे में भी बताता था कैसे वर्क करता है। तो और एक क्वेश्चन आता है कि ये नियम किस पे आधारित है? तो ये नियम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित है। अब ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत क्या होता है? अब ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत को हम एक एग्जाम्पल के तौर लेके आपको बताते हैं कि ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत होता क्या। दरअसल ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत ये होता है, मान लीजिए मैं मेला में गया, मेरे चाचा ने हमको 500 रुपए दिया, और 500 रुपए में मैंने 200 रुपए का कुछ खरीद लिया, 100 रुपए का कुछ खरीद लिया। तो मेरे पास नेट जो मैंने खर्च किया कितने का हुआ? 300 रुपए का। अब मेरे पास बचा कितने का? 200 रुपया। तो मेरे पास अभी ऊर्जा संरक्षित नहीं है ना, मतलब एनर्जी जो हमको मिला था धन खर्च करने के लिए, वो अभी संरक्षित है। 500 मिला था, हमने उसमें से 300 खर्च कर दिया। तो हमारा जो धन है जो हमको मिला था खर्च करने के लिए, वो उसमें से 300 खत्म हो गया। लेकिन अगर मैं मेले में, मुझसे कोई मेरे रिलेटिव मिल गया और वो मेरे जेब में 300 रुपए और डाल लिए, मैंने 300 खर्च किया तो 300 और डाली, तो क्या हुआ? 500 जो नेट मैंने लिया था, और अब भी 500 फिर हमको हमारे पास हो गए। तो इसका क्या मतलब? जो हमारा धन था, जितना हमने खर्च किया, फिर हमारे पॉकेट में उतना आ गया, तो हमारा क्वांटिटी जितनी थी 500 थी, वो बराबर हो गई। तो मतलब क्या हुआ? हमारा धन संरक्षित हो गया। सेम यही कहता है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत कहता है कि किसी भी ऊर्जा को जितना खर्च हो वो उतना अगर हमको पर्याप्त मात्रा में मिले, जैसे मान लो कोई ऊर्जा है जो थोड़ी बढ़ी और दूसरी वाली थोड़ी घटी, या ये ऐसा नहीं कि एक एनर्जी को हम बढ़ा दें दूसरे वाले को ज्यादा घटा दें। मतलब अगर बढ़ाना है तो एक को बढ़ाइए, एक को घटाइए, मतलब जो संरक्षण है वो बना रहे, नहीं कि दोनों को बढ़ा दिए या दोनों को घटा दिए, तो ऊर्जा नियत नहीं रहेगी। यही कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, बर्नौली का थ्योरम किससे रिलेटिव है? तो सेकंड या थर्ड ऑप्शन में रहता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आप क्लिक कर दीजिएगा। और एक क्वेश्चन और पूछता है गाइस, हम इसको अगले वीडियो में बताएंगे, लेकिन उसका इससे रिलेशन बता देना कि कंटिन्यूटी इक्वेशन किस पे आधारित है? तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे आधारित है। तो दो इक्वेशन पूछता है कि बर्नौली इक्वेशन किस पे आधारित है, तो उसका आंसर होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और पूछता है कंटिन्यूटी इक्वेशन किस पे आधारित है, जिसको कहते हैं हिंदी में सात्यता समीकरण, किस पे आधारित है? तो वो होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब बात करते हैं गाइस, जो समीकरण है वो ये जो समीकरण बताता है, जो थ्योरी बताती है कि जब कोई आदर्श द्रव किसी अनुप्रस्थ काट वाली नली में धारा रेखी प्रवाह में बहता, तो उसके प्रत्येक काट के क्षेत्रफल पर उसके एकांक आयतन की कुल ऊर्जा का बीजीय योग नियत होता। अब कुल ऊर्जा यहाँ की बात कर रहा है, ये एक वर्ड यहाँ देख रहे होंगे गाइस, लगा है कुल ऊर्जा। कुल ऊर्जा मतलब क्या हो गया? इसमें बहने वाला स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और दाब ऊर्जा का बीजीय योग नियत रहता है। अब हम बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा को कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, और गतिक ऊर्जा कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो होता है mgh होता है, और जो गतिक एनर्जी होता है हाफ ρv स्क्वायर होता है। अब हम बात करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी, मान लो ये कोई बिल्डिंग है, एग्जाम्पल के तौर पे हम बता रहे हैं, ये कोई मान लो बिल्डिंग है, इसका ये जो है टॉप फ्लोर है, ये जो है टॉप फ्लोर है, ये टॉप फ्लोर है, और ये इसका ग्राउंड लेवल है,
ये इसका ग्राउंड लेवल। तो गाइस अगर कोई लड़का, मान लीजिए सपोज दैट यहाँ कोई लड़का खड़ा है, उसके टॉप फ्लोर पे कोई लड़का खड़ा है, तो पोटेंशियल जो एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थिति ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा कहता है mgh। मतलब अगर हाइट जितनी ज्यादा रहेगी किसी भी बॉडी में, जितनी ज्यादा हाइट रहेगी उसमें पोटेंशियल एनर्जी उतना ज्यादा रहेगा। तो इसके पास जो है mgh, जो लड़का ऊपर खड़ा है इसके पास mgh काफी मात्रा में, क्योंकि जो इसका हाइट है वो कई फ्लोर की बिल्डिंग है उस पर खड़ा है, तो इसकी हाइट ज्यादा, तो इसके पास mgh है। अगर ये कभी कभी देखते हो यार, मतलब ऐसा करना नहीं चाहिए, लड़के पागल हो जाते हैं प्यार में, वो सुसाइड कर लेते हैं, सुसाइड करने बहुत ऊंची बिल्डिंग पे जाते हैं, उसके पास क्या होता है, उसके पास mgh बहुत ज्यादा होता है। mgh मतलब हाइट बढ़ी तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, तो वो जब वहां से कूदता है, दरअसल ऐसा करना नहीं चाहिए, पागलों की काम है ये सब। तो अगर वो वहां से कूदता है तो इसके पास यहाँ जब जितना ये कूदेगा नीचे आएगा, क्या होगा, इसकी हाइट बढ़ती जाएगी, और हाइट बढ़ती जाएगी इसका जो क्या कहते हैं काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, जब नीचे की तरफ आएगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv स्क्वायर होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv। जब ये नीचे की तरफ कूदेगा तो इसको वेलोसिटी बढ़ेगी, जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। तो वो, और जो ग्रेविटी होता है, ग्रेविटी उसको भना भन अपने तरफ नीचे की तरफ बहुत तेजी से खींचता है। तो लगता है कोई, आप देखते हो अपने छत से कभी एनालिसिस करिए, अपने छत से खड़े होकर एक ईंट लीजिए या बॉल लीजिए, छोड़िए, बहुत तेजी से नीचे, क्योंकि उसमें दो चीज होता है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी के कारण हाइट बढ़ जाती है, और नीचे जब वो गिरता है तो उसकी जब वेलोसिटी बढ़ती है तो काइनेटिक एनर्जी उसको बढ़ाने लगती है, और नीचे की तरफ आने पर जो ग्रेविटी होती है पृथ्वी की वो बहुत तेज उसको खींचती है। तो इसीलिए वो इंसान जो है या जो पिंड है वो बहुत तेजी से नीचे से गिरता है। तो ये आपने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। अब बर्नौली साहब बताते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, और इसमें दाब ऊर्जा, जो इसका तीनों योग बीजी योग होता है वो नियत होता है। लेकिन एक चीज इसमें जो हम बता रहे हैं, जो फैमिलियर, जो एकदम प्रैक्टिकल अभी हम आपको दिखाएंगे, ये किस तरह वैलिड करता है। ये जब ये थ्योरी बनी तो जब ये इसका इक्वेशन निकाला गया, निकालने के लिए तो एजम्पशन लिया गया था कि किस तरह इसमें क्या लिक्विड होना चाहिए, कैसा इसका फ्लो होना चाहिए। तो जो इन्होंने एजम्पशन लिया तो बताया कि जो इसमें फ्लो हो स्टेडी फ्लो हो, और जो इसमें द्रव हो वो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड हो, और जो इसमें फ्लूइड का फ्लो एलॉन्ग स्ट्रीम लाइन। एलॉन्ग स्ट्रीम लाइन क्या होता है, उसके पैरेलल फ्लो हो, एलॉन्ग जैसे मान लीजिए अपोजिट ऐसे फ्लो हो, तो वो कह रहा है एलॉन्ग स्ट्रीम लाइन हो, ठीक है। और जो कह रहा है इसमें जो द्रव हो, जो फ्लूइड फ्लो हो वो नॉन विस्कस हो, मतलब नॉन विस्कस का मतलब विस्कोसिटी लगभग 0 के करीब हो, तो नॉन विस्कस तभी वो फ्लो सही से कर पाए। तो ये आदर्श द्रव यही होता है। आदर्श द्रव का मतलब क्या होता है, किसी चीज की आइडियल कंडीशन, ऐसा दरअसल होता नहीं है, लेकिन आइडियल हम किसी चीज को, जब किसी भी इक्वेशन को, किसी भी सन या कोई भी थ्योरी जब उसको डेराइव करते हैं तो उसमें हम उस ऑब्जेक्ट के लिए उसका आइडियल कंडीशन मानते हैं। आइडियल कंडीशन का मतलब ये होगा जो उसमें होने वाला कोई भी चीज हुआ, चाहे फ्रिक्शन हुआ या विस्कोसिटी हुई, वो 0 को डिनोट करता है। तो ये बताता है कि जो हमारा द्रव इसमें फ्लो हो रहा है, आदर्श द्रव हो, उसकी विस्कोसिटी 0 है। एक चीज और इन्होंने बताया कि स्पीड होता है 1 प्रेशर के डायरेक्टली होता है। तो अब क्या करेंगे, अगर हम स्पीड को बढ़ाएंगे, यहाँ ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट, यही चीज आपके दैनिक जीवन में लगता है। अगर हम स्पीड को बढ़ाएंगे तो प्रेशर घटेगा। मान लीजिए ये हमारा पेन है, इसके बीच में अंदर से प्रेशर इसको बाहर की तरफ लगा रहा हो, बाहर का प्रेशर इसको अंदर की तरफ रखे, अंदर वाला बाहर ढकेला, बाहर वाला प्रेशर इसको यहाँ रखे। ये जो पेन है हमारा मार्कर, ये अपने एक कंडीशन पे है, और अंदर वाला प्रेशर बाहर की तरफ ढकेला, बाहर वाला अंदर की तरफ, ये है। अभी हम गाइस इसको एक आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं। मान लीजिए ये जो है एक कागज है, देख रहे हैं, तो क्या करते हैं, ये जो कागज है इसको बाहर वाला प्रेशर इधर की तरफ धकेला, अंदर वाला प्रेशर इधर की तरफ धकेला, तो ये अपने कंडीशन पे। लेकिन क्या करेंगे, यही कहता है कि अगर हम स्पीड बढ़ाएंगे प्रेशर घटेगा, मतलब ये जो है इस पे ऊपर का प्रेशर दाब रहा है नीचे की तरफ, और नीचे का प्रेशर दाब रहा है ऊपर की तरफ। लेकिन अभी देखिए जब स्पीड हम बढ़ाएंगे, फूंकेंगे, जब स्पीड बढ़ेगी तो मतलब ऊपर का जो प्रेशर है इस पे कम होगा, तो ऊपर का प्रेशर कम होगा तो नीचे का प्रेशर इसको अपर साइड में उठाएगा। अभी देखिए एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, ये देख रहे हैं ये ऊपर की तरफ उठ रहा है, जबकि इसको नीचे की तरफ डाउन है, क्योंकि क्या कह रहा है, स्पीड बढ़ाने पे जो है प्रेशर घटता है, तो नीचे वाला प्रेशर इसको अप साइड में उठा दे रहा है। अब एक चीज है, हम इसको 2 पेज लेके दिखाते हैं। देखिए गाइस, ये जो है एक ऐसे है, एक ऐसे है, 2 पेज है। यहाँ इसको अंदर की तरफ ढकेला, ये प्रेशर इसको ये प्रेशर बाहर की तरफ ढकेला अंदर वाला, और बाहर वाला प्रेशर इसको अंदर की तरफ ढकेला।
अब अगर हम इसके बीच में एयर फूकेंगे, जो हवा लेंगे, तो ये इसको भागना चाहिए पीछे की तरफ ना, लेकिन आएगा आगे तरफ। क्यों? क्योंकि जब स्पीड बढ़ेगी तो अंदर वाला प्रेशर घट जाएगा। अंदर वाला प्रेशर जब घटेगा तो जो बाहर का प्रेशर है इसको दबाएगा। देखिए देख रहे हैं ये दोनों आपस में चिपक रहे हैं, जबकि इसको बाहर की तरफ जाना चाहिए। तो ये देखिए प्रैक्टिकली हमने आपको बताया कि होता क्या है। स्पीड बढ़ने से जो होता अंदर का, जहां भी स्पीड बढ़ेगा तो प्रेशर का मान घटेगा। तो अब हम बात करते हैं जो आपके दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले एग्जाम्पल हैं। आपने बर्नौली का थ्योरम जाना, ये बहुत बड़ा थ्योरम है। इसका जो भी क्वेश्चन बनता था कि किससे रिलेट करता वो हमने बताया। अब हम बताते हैं पोटेंशियल एनर्जी, आपको पता है। अब हम बताते हैं कि दैनिक जीवन में इसका यूज कहाँ है। तो आपने देखा होगा गाइड, ये हम आपको रफ कर रहे हैं। ये मान लीजिए कोई हाउस है भाई, रफली हम बना रहे हैं, इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये कोई हाउस है, ठीक है। अब हाउस जो है, इस पे देखते होंगे आधी तूफान जब आता है तो ऊपर का जो टीन शेड होता है, या ऊपर की जो गांव, अब अगर कोई बच्चा हमारा दरअसल गांव का ज्यादा लोग रहते हैं, गांव में एक मड़ई होती थी, जानते होंगे यार, बहुत अच्छा होता था। उसको उठाने के लिए गांव में इतनी वो रहती थी यूनिटी की, गांव के लोग आते थे उसको लगवाते थे। अब जो मड़ई होती थी या जो टीन होता था, इसमें क्या होगा, ऊपर का जो प्रेशर है, जो ऊपर का प्रेशर है वो इसको दबा के रखता था, ऊपर वाला, नीचे वाला प्रेशर इसको उठाता था। तो क्या होता था, ये जो हमारा मड़ई था या टीन था, ये अपने बैलेंस कंडीशन में रहता था, न ऊपर जाने देता था और नीचे ऊपर वाला प्रेशर इसको नीचे दबा के रखता। तो ये कंडीशन। लेकिन जब देखते होंगे आंधी तेज आती, तो आंधी ऐसे तेज जब आती है, इस पे पड़ता है आंधी, या चाहे इधर से आंधी आई चाहे इधर से आंधी आई, तो क्या हुआ, यहाँ का जो ये प्रेशर है, यहाँ का जो प्रेशर है गाइस, ये कम हो जाएगा। यहाँ का प्रेशर, अभी हमने पहले बताया, स्पीड बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। ये अपोजिट भी होता है, प्रेशर बढ़ने से स्पीड घटेगा। अभी इसको हम बताएंगे प्रेशर बढ़ने से स्पीड घटेगा तो क्या इफेक्ट होगा। पहले ही हम बता रहे हैं कि स्पीड बढ़ेगा तो प्रेशर ना हो। तो जब हवा चलती है, आंधी खूब तेजी से आती है, तो क्या होता है, इस पे जो प्रेशर लगा रहता, ऊपर वाला प्रेशर वो घट जाता है, क्योंकि स्पीड बढ़ने से प्रेशर घटता है। ये क्या करता है, नीचे वाला जो प्रेशर है, ये नीचे वाला गाइस प्रेशर है पी, जो प्रेशर हमारा है, ये इसको क्या करता है, अपलिफ्ट कर देता। अपलिफ्ट करने की वजह से इस जो हवा रहती है, ये उसको उठाता है, इसको थोड़ी डायरेक्शन में ले जाकर फेंक देता है। एक बार हमारे गांव में कांड हुआ है, मैं जब छोटा था, तो एक बार ऐसे आंधी आई बहुत तेजी से। तो उनके यहाँ एक गांव में छप्पर, जिसको बोलते छप्पर का मकान था, वो आंधी आई, थोड़ा पढ़े लिखे कम थे, तो वो उनको लगा कि अगर हम पकड़ के लटक जाएंगे तो हमारी मड़ैया उड़ेगी नहीं। लेकिन भाई आंधी इतना तेज होती है कि इसके ऊपर का प्रेशर एकदम कम कर देती है, और नीचे वाला प्रेशर इतना तेज हो जाता है कि मड़ई उड़े। वो पकड़ के लटके क्या कि ये आंधी इतनी थी, उनको कुछ देर उठा के मड़ई उड़ी और उस टंगे हुए चले गए, कुछ दूर तक जाके गिरे। तो गाइस ये जो आंधी होता है, आप देखे होंगे जो घर छान छप्पर उड़ते हैं, तो उसमें बर्नौली थ्योरम का एक प्रैक्टिकली रोल होता है। अब आपने देखा होगा कि जो आजकल के पेंटर हैं, पेंटर जो पेंट करते हैं, देखते होंगे कि ऐसे किए रहेंगे, जिसको उस इक्विपमेंट का नाम होता है एटोमाइजर। एटोमाइजर क्या होता है, उसमें बर्नौली थ्योरम लगता है। ये मान लो हम एक एग्जाम्पल, आप ये सीधा सीधा एग्जाम्पल पूछता है वो एग्जाम में, तो ये एक एटोमाइजर के बारे में हम आपको बताते हैं। दूसरा एग्जाम्पल जो है, जो आपके दैनिक जीवन में उपयोग होता है, एटोमाइजर जो होता है। एटोमाइजर क्या होता है, अभी हम बता रहे हैं एटोमाइजर का एक रफली डायग्राम बता रहे हैं कि एटोमाइजर होता क्या है। एटोमाइजर दरअसल जो आप बंदूक देखते होंगे, जो बचपन में रहे होंगे, खेले होंगे, खिलौने वाला बंदूक हम लेके आते थे, तो ये एटोमाइजर दरअसल कुछ यूं करके ऐसे होता, यहां से एक पॉट, एक चैम्बर लगा रहता इसके नीचे, जो ये चैम्बर होता है, इसी में ये लोग पेंट भरते हैं। इससे गांव में की दवा का भी छिड़काव किया जाता है। इसमें पेंट या जो भी आपको डालना हो लिक्विड, यहाँ पर एक ट्रिगर होता है, यहाँ पर ट्रिगर होता है और ये मोटर से चलता है, ठीक है। जो है ये एटोमाइजर, ये सेम बंदूक की तरह होता है। जब बचपन में बंदूक लेके खेलते थे, यहाँ एक पॉट लगा रहता था और यहाँ पर वो जाली लगी रहती जो इसको प्रेशर से फेंकती है, पतली पतली। तो क्या करता है, इसमें और कुछ नहीं रहता। यहाँ जो मोटर होता है एटोमाइजर में, ये मोटर यहाँ मान लीजिए जो इसमें लिक्विड है, इसका प्रेशर, ऊपर का प्रेशर इस पे लग रहा, तो ये द्रव अपने कंडीशन पे, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे बनी हुई। लेकिन ये क्या करता है, मोटर, यहाँ मोटर लगा रहता था, इसका ब्लेड होता है, मोटर का ब्लेड होता है,
ये क्या करता है, यहाँ इतना तेज स्पीड से ये चलता है कि यहाँ केवल कुछ नहीं करता, यहाँ केवल एयर का फ्लो करता है। क्या करता है, एयर का फ्लो करता है। और एयर का फ्लो जब होता है तो हमने बताया स्पीड अगर कहीं भी ज्यादा हुई गाइस तो वहां का प्रेशर घट जाता है, और जब प्रेशर घटता है तो नीचे वाला फोर्स, जो नीचे वाला प्रेशर उसको अपवर्ड कर देता है। तो यहाँ जब एयर तेज चलेगी तो यहाँ का प्रेशर घटेगा, जो इसको ऊपर वाला प्रेशर ये डाउन होगा, यहाँ का जो अप वाला प्रेशर है वो बढ़ेगा, अप वाला प्रेशर बढ़ेगा तो ये क्या होगा, लिक्विड बाहर की तरफ, और लिक्विड बाहर की तरफ आएगा तो देखते होंगे एक कंटिन्यूटी, एक सही तरीके से दीवार पे पेंट होता है या दवाई का छिड़काव होता है। तो ये आप लोगों ने 2 एग्जाम्पल देखा। अब एक एग्जाम्पल हम देखते होंगे, और गांव के बुजुर्ग लोग, बाबा जी लोग बहुत अच्छे से इसको बात करते थे। जब हम लोग बचपन में थे बताते थे कि जब हम लोग ट्रेवल करने जाते थे ट्रेन से, दिल्ली हुआ या पानीपत हुआ या जहां भी जाते थे, तो बाबा कहते थे कि बेटा आगे ना जाओ ना, ट्रेनवा खींच ली। ट्रेनवा खींचने का मतलब क्या था, ट्रेनवा नहीं खींचती तो बनौली साहब पे समीकरण था जो बताती थी ट्रेनवा खींच ली। अब मान लीजिए, अब गाइस ये मैं आपको वैसे तो ट्रेन नहीं बना सकता हूँ, लेकिन एक वो रफली बना के दिखा रहा हूँ कि ट्रेन और हमारे बीच में क्या संपर्क होता है। और जो बनौली साहब, ये मान लो ट्रेन है, ये सपोज दैट ट्रेन है, ये यहाँ पहिया इसका लगा है, यहाँ पहिया लगा, इसमें कई कंपार्टमेंट होते हैं, और यहाँ मान लो कोई बच्चा खड़ा है, और ये प्लेटफॉर्म रहती थी, ये आपको प्लेटफॉर्म रहती थी, और यहाँ कोई बच्चा मान लो खड़ा है, ये कोई बाबू है, चाहे आप हुए चाहे कोई हुआ या कोई बहनी है। तो ये क्या कहता था, जब देखो मान लो ये यहाँ खड़ा है, लड़का यहाँ खड़ा, प्लेटफॉर्म, ट्रेन ऐसे जा रही है, प्लेटफॉर्म, ये ट्रेन जा रही है, प्लेटफॉर्म, लड़का यहाँ खड़ा है, तो ट्रेन पे जो उधर की तरफ प्रेशर लग रहा है, ट्रेन अभी तक आई नहीं है, तो उधर का प्रेशर और इधर का प्रेशर, मतलब पटरी की तरफ का प्रेशर और जो प्लेटफॉर्म पे लड़का खड़ा है इसके पीछे का प्रेशर, दोनों प्रेशर बराबर हो। लड़का खड़ा होके ट्रेन आ रही है देख रहा है। जब ट्रेन की वेटिंग करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि ट्रेन आ रही है कि नहीं आ रही, तो दोनों प्रेशर बराबर है, तो ये लड़का भी खड़ा है। लेकिन जब ट्रेन गाड़ी आती है, आपने देखा होगा, जो जिसके यहाँ से भी, जिसके घर के पास से ट्रेनें गुजरती हैं, पटरियां होंगी या स्टेशन, और राजधानी हुई या वंदे भारत हो गया या स्वर्ण शताब्दी हो गई, जो बहुत फास्ट चलती है ट्रेन, आती है तो पूरे स्टेशन को हिला देती है, और आप अगर खड़ा रहेंगे तो पीछे की तरफ ऐसे झुक जाएंगे, मतलब लगेगा कि हमको कोई ढकेल दिया, पीछे की तरफ ऐसे झुकेंगे। तो झुकने का मतलब क्या हुआ, स्पीड जब लड़का खड़ा था या जब आप खड़े थे, ट्रेन का वेट कर रहे थे, तो आपके पीछे का और आपके सामने का प्रेशर बराबर था। तो आप एक कंडीशन पे खड़े थे, मान लीजिए मेरे इधर का प्रेशर और पीछे का प्रेशर था, और ट्रेन इधर से जाएगी, मैं ट्रेन का वेट कर रहा हूं, तो मैं खड़ा था। अब जब यहां से ट्रेन गुजरती है तो स्पीड इतना ज्यादा रहती कि यहाँ के प्रेशर को निगलेक्ट कर देती। अगर हमारे सामने का प्रेशर निगलेक्ट होगा तो पीछे का प्रेशर हमको आगे की तरफ धक्का देता है, आगे की तरफ धक्का देता, तब देखते हैं ट्रेन हमको खींच लिया। और गाइस कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, ट्रेन जब तेज वाली आती है तो वहां खड़ा, क्योंकि ऐसी दुर्घटना बहुत बार घट जाती है और इंसान की मौत हो जाती है। तो ये आपने देखा तीसरा एग्जांपल, घर का देखा, एटमाइजर का देखा और ट्रेन का देखा। ट्रेन का यही होता है, इसीलिए देखते होंगे गाइस स्टेशन के छोड़ के, स्टेशन पे तो स्पीड स्लो हो जाती है कुछ ट्रेनों का, इसीलिए देखते हैं कि वहां पर पटरियां पास पास में बने। लेकिन जहां कहीं भी आपके यहाँ से पास में अगर लाइन गुजरी होगी तो कभी आज जाइएगा या कल जाके देखिएगा कि जब ट्रेन गुजरती है तो दोनों दो पटरियां, एक जा रही एक आ रही, दोनों पटरियों के बीच में लगभग इतना स्पेस रहता है कि एक ट्रेन गुजारने के लिए। लेकिन अगर उसको सटा दिया जाए, ज्यादा सटा दिया जाए, तो क्या होगा, उसके बीच का जो प्रेशर है, स्पीड इतनी तेज होगी, उसके बीच का प्रेशर जो है खत्म हो जाएगा, और बीच का जो प्रेशर खत्म हो जाएगा तो दोनों ट्रेनें आपस में लड़ जाएंगी, क्योंकि बाहर वाला प्रेशर इधर से दबाएगा, इधर वाला प्रेशर इधर से, उस बीच में क्या होगा, ट्रेनें लड़ जाएंगी, और लड़ने से बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। आपने ये एक एग्जाम्पल देखा घर का, ट्रेन का। अब हम आपको बताते हैं एक और चीज, देखते होंगे जो हमारा एरोप्लेन होता है। एरोप्लेन गाइस कैसे आसमान में उड़ता और गिरता नहीं है, ठीक है ना। अभी हम आपको बता रहे हैं एरोप्लेन का जो डायग्राम है वो हम आपको दिखाते हैं। एरोप्लेन का दरअसल ये एरोप्लेन का मैं एक वो बना रहा हूं जो इस पे एयर फ्लो होता है, जो एयर का डायरेक्शन जाता है किस तरह जाता है, अभी हम बताते हैं और इसमें होता क्या है। अब इस फिगर से आपको कुछ लग रहा होगा कि ऊपर वाला जो अभी अगर जो भी लोग भाई एयरपोर्ट पे गए होंगे और लाइव देखे होंगे एरोप्लेन को तो वो समझ सकते हैं इस डायग्राम क्या है। ये डायग्राम जो ऊपर का उसका सरफेस होता है वो ज्यादा ट्रेवल कराता है डिस्टेंस, और नीचे का जो सरफेस होता है वो कम ट्रेवल कराता है डिस्टेंस। अब नीचे का सरफेस इसलिए कम बनाया जाता है क्योंकि सीधा वो होता है, स्पीड बढ़ने से प्रेशर घटेगा और प्रेशर घटेगा तो वो लिफ्ट करेगा। अब देखो इसको दोनों को पहुंचना है एक स्थान पे, ठीक है, इसको दोनों को पहुंचना है एक स्थान, इसकी डिस्टेंस कम है, इसका डिस्टेंस ज्यादा है, इसकी स्पीड इतनी तेज होती है
और इसकी स्पीड इतनी तेज होती है कि ये जो इस पे ऊपर से लगने वाला फोर्स है, ऊपर से, जब इसको पहले हम एक सेपरेट वीडियो जब बनाएंगे तो उसमें पूरा आपको बताएंगे इसमें क्या होता है, टर्बोजेट, रैमजेट क्या होता है, टरबाइन क्या होता है, कैसे ये पूरा अपलिफ्ट करती है। लेकिन जो यहाँ इस बर्नौली थ्योरम से रिलेटेड है उसको हम बता रहे हैं क्या क्या वर्क करता है। तो जब ये एरोप्लेन सामने की तरफ उड़ जाती है, जब फ्लो करती है अपना एक कंडीशन पे उड़ने लगती है, तो जो ये इस पे जा रहा है स्पीड, जो एयर का स्पीड है यहाँ पे पहुंचने पे, और इधर का एयर का स्पीड, इधर डिस्टेंस कम है तो इसको पहुंचने में यहाँ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, और इधर का डिस्टेंस ज्यादा तो ज्यादा टाइम। अब स्पीड नीचे सरफेस एरिया कम है, उसका स्पीड बहुत तेज रहेगी, और बहुत तेज रहेगी इसके अपेक्षा जो ऊपर की स्पीड है इसके अपेक्षा ये स्पीड ज्यादा रहेगी। तो ज्यादा रहेगी तो स्पीड यहाँ का ज्यादा, ये क्या करेगा, यहाँ का प्रेशर इसको अपलिफ्ट कर देगा। तो अपलिफ्ट कर देगा तो वो देखते हैं कि कुछ दूर जब चला जाता तो ऐसे ऐसे आराम से वो उड़ता है। तो यही कंडीशन होता है गाइस कि जब स्पीड बढ़ेगी तो प्रेशर का मान कम हो जाएगा, और प्रेशर का मान घटने से वो आराम से एक अपने जो कंडीशन होता है, होम कंडीशन जिसको बोलते हैं, वो आराम से एक स्पीड पे उड़ती रहती है। और देखते होंगे जो बचपन में हम लोग रहते तो कहते थे चिड़िया गिरत ना है। चिड़िया गिरने का मतलब क्या है, जो बाज था गिरता नहीं था, बाज भी सेम यही चीज होता। वो जब उड़ने लगता तो अपने डंक को एक थोड़ा डाउन कर लेता था, और उसके जो प्रेशर थे, नीचे का प्रेशर ज्यादा हो जाता था, स्पीड बढ़ती थी तो नीचे का प्रेशर ज्यादा और ऊपर का प्रेशर कम, तो जिससे क्या करता था वो बाज आराम से उड़ता रहता था। जब उसको नीचे उतरना रहता तो वो आराम से अपने अपलिफ्ट को डाउन कर देता। यही चीज जब बचपन में थे, जब हमको पढ़ाया गया, मतलब 12th में थे कि ये बर्नौली का थ्योरम, तो तब मैं ये चीज नहीं पूछ पाया था कि ये जब वो एग्जाम्पल की जब ये एरोप्लेन उड़ जाता है तब तो ठीक है, लेकिन जब इसको डाउन करना रहेगा तब क्या होगा। तब भी गाइस जब वो एरोप्लेन देखते हो लैंडिंग तो करती है ना, हर एयरपोर्ट पे लैंडिंग करेगा तब क्या होगा, तब भी तो इसके नीचे का प्रेशर ज्यादा रहेगा, नीचे का प्रेशर ज्यादा रहेगा तो इसको डाउन तो होने नहीं देगा। अब यही है एरोप्लेन उड़ रही है, इसका नीचे का प्रेशर ज्यादा है, ऊपर का प्रेशर कम है, तो ऊपर का प्रेशर तो इसको दबा के रखेगा, लेकिन नीचे का प्रेशर उससे हाई है तो इसको उठा के रखेगा, लेकिन डाउन कैसे होगी, लैंडिंग कैसे होती। तो लैंडिंग करने के समय जब होता है तो ये जो इसका पंख होता है, पंख में यहाँ जानते होंगे रैम जेट, स्क्रैम जेट सब मैं बताऊंगा, एक वीडियो सेपरेट जब बनाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि टर्बो जेट क्या होता है, रैम जेट क्या होता है, टरबाइन का क्या वर्क होता है, बैटरी कहाँ कहाँ होती है, कैसे। तो ये जो इसका पंख होता है यहाँ एक वो लगा रहता है पैलेट टाइप, वो मूव करता है, तो उसको हम मूव करा के जितना भी हमको स्पीड कम करनी रहती है बढ़ानी रहती है, इस तरह हम रोटेट करते हैं तो घूमता है। तो आराम आराम से इसको हम डाउन करते हैं कि नीचे का प्रेशर जो है वो कम हो जाए, ठीक है। तो नीचे का प्रेशर धीरे धीरे कम करते हैं, उसको टेढ़ा करते हैं तो ऊपर का प्रेशर ज्यादा होता है। तो ऊपर का प्रेशर जब ज्यादा होने लगता है तो आराम से हम लैंडिंग करा देते हैं। तो गाइस ये हमने आपको इतना बताया, और आपके यहाँ अगर पास में देखते होंगे जो झील वगैरह होती होगी, सेम चीज है। झील अगर जो देखे होंगे या गए होंगे कभी झील को देखने के लिए, तो सेम चीज वहां भी बर्नौली का थ्योरम लगता है कि वो शांत कैसे बनी रहती है। शांत तभी तो बनी रहती जब वहां पे स्पीड का मान ज्यादा होगा तो प्रेशर का मान घट जाएगा, तो स्पीड ज्यादा है तो प्रेशर कम, तो प्रेशर कम होने से वो आराम से एक स्थान पे शिथिल अवस्था में बनी रहती थी। तो गाइस ये हमने बताया कि बर्नौली का थ्योरम क्या था और कैसे वर्क करता है। बर्नौली का थ्योरम गाइस बहुत प्रैक्टिकली थ्योरम, आप अपने दैनिक जीवन में डेली यूज देखते होंगे कि बर्नौली का थ्योरम यही है। अब हम जब आपको एक और वीडियो बनाएंगे ये बर्नौली के थ्योरम पे, वेंचुरीमीटर, विस्कोमीटर जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, चाहे वेंचुरीमीटर हुआ चाहे विस्कोमीटर, सारे रिलेटिव है। हम जब बताएंगे अगले वीडियो में सारे जो वेंचुरीमीटर हो, विस्कोमीटर हो गए, सारे मीटर को जो भी मापते हैं उसको हम एक वीडियो में बताएंगे, सारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को। तो गाइस इतना आपने इसमें देखा कि जब बर्नौली का थ्योरम बताता है कि जो इसका एक समीकरण भी ये पूछता है, कभी इक्वेशन जो होता है P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। यहाँ P क्या है, प्रेशर है, रो क्या है, फ्लूइड की डेंसिटी है, V क्या है, इंटर वेलोसिटी है, और V2 जो है ये एग्जिस्ट वेलोसिटी है। तो गाइस और ये जो H1 है इसका यहाँ से डिस्टेंस है, और H2 जो है इसके B2 पॉइंट से, B वाले से डिस्टेंस है। तो गाइस अगले वीडियो में हम इसका इक्वेशन कैसे फाइंड किया जाता है और इससे जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो क्या क्या वर्क करते हैं, अगले वीडियो में हम ये बताएंगे। तो गाइस आई होप ये वीडियो आपको समझ में आएगा, और ये एग्जांपल जो आपको हमने बताया है वो समझ में आएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछता है कि अगर हम स्पीड बढ़ाएंगे तो प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अकॉर्डिंग टू बर्नौली लॉ। तो आपको बताया स्पीड बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। दूसरा चीज पूछता है बर्नौली का इक्वेशन किससे रिलेटिव है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब हमने आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताया एग्जांपल के तौर पे लेके, धन संरक्षक के सिद्धांत से लेके उसको रिलेट कर दिया। और पूछता है कि बर्नौली के इक्वेशन को किसने खोजा था, तो डेनियल बर्नौली, इन्हीं के नाम पे बर्नौली इक्वेशन पढ़ा। 1700
32 में इसको 1738 में इसको खो जाता। और एक क्वेश्चन पूछता है कि जो एग्जाम्पल ऐसे दे देगा, 4-5 एग्जाम्पल दे देगा, जैसे हमने आपको बताया एटोमाइजर का, घर का, ट्रेन का, बहुत सारे एग्जाम्पल हमने दिए, एरोप्लेन का दे देगा, इसमें कौन सा एग्जाम्पल है जो बर्नौली इससे संबंधित नहीं है। तो गाइज आपको मैंने प्रैक्टिकली एकदम ओवरव्यू के तौर पे बताया कि कैसे कैसे वर्क करता। अगर अब इससे भी ना समझ में आया तो गाइज मतलब बहुत मैंने आसान तरीके से बताया कि लाभ जो है बर्नौली का थ्योरम जो है कैसे काम करता है। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। और आपको जो अगले टॉपिक में पढ़ना है उसका कमेंट करें। और जो भी अगला वीडियो, जैसे अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि थर्मोडायनामिक ये इसका इक्वेशन कैसे डिराइव होता है, या इससे जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है रिलेटिव क्या क्या मापते हैं। तो गाइस आई होप वीडियो पसंद आए हो। अगर पसंद आए हो कमेंट करें, और अगर अभी चैनल पे नए हैं तो चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर लें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।